एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेटवर्क भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए, आज हमारा चौथा दिन है और हम पेपर वन के कर रहे हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और किस चीज के लिए सर? यूजीसी नेट जो है 2024 जो जून का एग्जाम है उसके लिए। तो आज हमारा चौथा दिन है, 30 डेज चैलेंज हमने लिया है और उसको कंप्लीट करने की ठानी है। जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, दोनों की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? सर, लॉजिकल रीजनिंग के। अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक तो इंडियन लॉजिक और एक है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशंस वगैरह जो भी है सारी चीजें आ जाती है। तो हम ना लॉजिकल रीजनिंग को अलग पार्ट में देखेंगे। आज हम जो करने वाले हैं, सॉरी, इंडियन लॉजिक को अलग पार्ट में देखेंगे। आज हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है भाई साहब, मैं बता रहा हूं जो टॉपिक आज मैं कराने जा रहा हूं, 6 दिसंबर से जो शिफ्ट शुरू हुआ था और 19 दिसंबर तक जो शिफ्ट गया था, हर शिफ्ट में दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया है। और जिसके बाद जो मैं दूसरा टॉपिक कराऊंगा उससे भी एक क्वेश्चन हमेशा आए हैं। मतलब ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट से, इंडियन लॉजिक को छोड़ के। तो उस 3 क्वेश्चन जिससे आए हैं वो सारे टॉपिक्स आज मैं कराने वाला हूं। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलते कहां? क्लास पर। आइए करते हैं कोटेशन से शुरुआत। कि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट, अगर मेरा दिमाग किसी चीज को कंसीव कर सकता है, माई हार्ट कैन बिलीव इट, मेरा दिल उस पर भरोसा कर सकता है, बिलीव कर सकता है, देन आई कैन अचीव इट, देन आई कैन अचीव इट। हम उस पर काबू पा सकते हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो यही बात अपने मन में बैठा के रखिएगा कि भैया मेरा सबसे पहले दिमाग को एक्सेप्ट करवाना। तो अपने दिमाग को एक्सेप्ट करवाइए कि मैं जेआरएफ अचीव कर सकता हूं। दिल भरोसा करे कि भाई मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो भाई साहब जेआरएफ तो होगा ही। और उसके एक दिन देखिएगा, जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा आपको खुशी होगी और आप एक दिन जेआरएफ जरूर अचीव करोगे। तो पहले आप खुद पे माइंड को भरोसा कराइए, फिर दिल को भरोसा कराइए और उसके बाद उस चीज को अचीव कर लीजिए। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि भाई साहब नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह जो है मिल जाते हैं। चलिए, इसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन यूजीसी नेट से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड मिलती रहे। आपको कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेट वाला भैया ऐप भी है हमारा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पेड और फ्री कोर्स दोनों अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग। अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे पिछले शिफ्ट में दो क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में पूछ लिएगा और किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का था ही था। मतलब टोटल मिला जुला के आप मान लीजिए कि लगभग 15 से 16 शिफ्ट हुआ था और 16 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। देखिए, 4-5 बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं और उसको ध्यान रखिएगा ना, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कुछ भी नहीं है। आइए मैं आपको दिखाऊं। सर बिल्कुल दिखाइए। देखिए, सबसे पहले ना समझिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर, और इसको बोलते हैं सर स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिशन की बात करता है। इट मींस कुछ कुछ टर्म्स होंगे, उनके बीच रिलेशन मेंटेन करना होगा। क्या होगा? रिलेशन मेंटेन करना होगा। अब देखो, इसको ना 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर का 4 नाम दे दिया। एक को बोल दिया ए, एक को बोल दिया ई, एक को बोल दिया ओ, एक को बोल दिया आई। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, आई और ओ। ठीक है, ये बोल दिया। अब बोला ये तो घर वाला नाम हो गया, छुटका छुटका बोल दिया। बड़का नाम बताओ, तो बड़का नाम बोल दिया इसको ऑल, इसको बोल दिया नो, इसको बोल दिया सम और इसको बोल दिया सम नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये है नाम, ठीक, हर कोना का याद रखना। अब इसके और इसके बीच रिलेशन, ए और ई के बीच के रिलेशन को कहा गया कॉन्ट्रारी। जैसे घर में अपना नाम तो अलग है, ठीक है, अपने दोस्त का नाम अलग है, लेकिन जब हमारा रिलेशन का बात है उसको फ्रेंडशिप बोलते हैं ना जी। तो वैसे ए और ई का रिलेशन को क्या कहा गया? कॉन्ट्रारी। अब अगर हम बात करें आई और ओ, सम और सम नॉट के बीच के रिलेशन को कहा गया सब कॉन्ट्रारी। क्या कहा गया? सब कॉन्ट्रारी। अब भाई साहब विरोधी की बात करते हैं। ए और ओ का रिलेशन
और आई और ई का रिलेशन ये दोनों अपोजिट में है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया। क्या कहा गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। इसको कहा गया कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है जी। और तो बात आ गई यहां इस रिलेशन की, ए और आई की, तो इसको बोला गया सबअल्टर्न और इसको बोला गया सुपरअल्टर्न। कहीं कहीं सबअल्टर्न भी इसको यूज किया जाता है, तो कोई बात नहीं ये रिलेशन को। इतना अगर आपने देख लिया, इतना समझ लिया, तो फिर कुछ नहीं है, हलवा है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या है? हलवा है। बात समझिएगा, सिर्फ रिलेशन की बात करता है इसमें, और कोई भी चीज की बात नहीं करता है। किसकी बात करता है? रिलेशन की। तो हमने क्या कहा कि ए और ई के बीच के रिलेशन को कॉन्ट्रारी कहा गया, ए और आई के बीच के रिलेशन को सबअल्टर्न कहा गया, ई और ओ के बीच के रिलेशन को सुपरअल्टर्न कहा गया, और आई और ओ के बीच के रिलेशन को सब कॉन्ट्रारी कहा गया, और ए ओ आई ई के रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया। अब इसी रिलेशन को ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। क्या किया है? थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। अब उस रिलेशन को हम लोग को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ये बात देखिए। देखिए, जब भी हम स्क्वायर ऑफ पोजीशन पूछते हैं तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। याद होना चाहिए सर, क्या स्ट्रक्चर होता है? हमें याद है कि पीपीसी एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? पीपीसी सर, प्रीपोजिशन या प्रीमाइसेस, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। 1 प्रीमाइसेस 2, और इसको बोलते हैं कंक्लूजन। ये एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जो हम हमेशा यूज करते हैं, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पुरानी वीडियो जिसको लगाइए। हालांकि यहां मैं सबको आपको बताने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको पता है? जी सर पता है। तो अब आइए समझते हैं कि क्या होता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। एक एक करके सबके रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, यही मैंने कहा, यहां बात ध्यान दीजिएगा। ए और ई के रिलेशन को कॉन्ट्रारी कहा, ए और आई के रिलेशन को सबअल्टर्न कहा, ई और ओ के रिलेशन को मैंने सुपरअल्टर्न या सबअल्टर्न कभी कभी यूज किया जाता है, मैंने बोला। और आई और ओ के रिलेशन को सब कॉन्ट्रारी कहते हैं, और आई ई और ए ओ के रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। यही बात मैंने कहा आपसे जी। बात समझ में आ गई? जी सर। अब यहां मैंने बोला इसको ऑल, इसको नो, इसको सम, और इसको सम नॉट। यही तो। एक मिनट, सॉरी उल्टा मैंने बता दिया, सॉरी। हाँ सही बताया यार मैंने, वही मैं सोच रहा हूं। ये देखो, ये हो गया सम और ये हो गया सम नॉट। ठीक है, ये याद रखना जी। बिल्कुल सर, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट है 4 चीजें। क्या क्या सर? इसको क्या क्या बोलते हैं? ऑल को क्या बोलते हैं, नो को क्या बोलते हैं, सम को क्या बोलते हैं, और सम नॉट को बोलते हैं। ये तो 4 चीजें हैं जी सर। ऑल को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहा जाता है या यूनिवर्सल पॉजिटिव कहा जाता है, क्योंकि वो सब की बात करता है। ऑल मतलब सब, तो इसीलिए क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव। नो मतलब कोई भी नहीं, तो यूनिवर्सल ये भी है, या तो सब या कोई नहीं, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। उसके बाद पर्टिकुलर अफर्मेटिव सम को कहते हैं। सम मतलब कुछ, थोड़ा, पर्टिकुलर चीज, बहुत ज्यादा नहीं, सब में से थोड़ा, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। और पर्टिकुलर नेगेटिव बोलते हैं सम नॉट। किसको बोलते हैं? बट सम नॉट को। ये बेसिक चीजें हैं, इसको आपको याद रखनी है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। चलिए अब बात करें, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि भाई साहब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर में क्वांटिटी कौन, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें उसको हम क्या कहते हैं। यहां 2 चीजें आई ना, ये देखो, इस चीज में नो मतलब नेगेटिव लेकिन है क्या? यूनिवर्सल। ऑल मतलब पॉजिटिव मतलब लेकिन है क्या? यूनिवर्सल। सम मतलब क्या? पॉजिटिव लेकिन है क्या? पर्टिकुलर। ये सम नॉट मतलब क्या? नेगेटिव लेकिन है क्या? पर्टिकुलर। तो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर किसकी बात करता है? नेगेटिव और पॉजिटिव किसकी बात करता है? अगर हम बात करें यूनिवर्सल और पर्टिकुलर की, तो वो क्वांटिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? क्वांटिटी की। सर क्वांटिटी क्या हो गया? क्वांटिटी मतलब कितना है। जैसे ऑल बोल रहे हैं हम तो सब दिख रहा है यूनिवर्सल में, पर्टिकुलर सम बोल रहे हैं तो थोड़ा बता रहा है, मतलब क्या? क्वांटिटी। और पॉजिटिव नेगेटिव गुण बताता है, क्या? कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव गुण है ना, नेगेटिव गुण है, अवगुण है।
ठीक है। तो ये क्वालिटी की बात करता है, किसकी बात करता है, क्वालिटी की, ठीक है। अभी बस इतना समझते जाइएगा, बाकी चीजें मैं और आगे समझाऊंगा। यूनिवर्सल मीन्स 100%, जैसे ए और ई क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक एक करके हर रिलेशन को आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एक करके हर रिलेशन को आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इससे सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, कि पूछ देगा ऑल और नो, ठीक है, ये क्या है, तो ये यूनिवर्सल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या किसकी बात करता है, आपका ऑल नो क्वांटिटी की बात करता है, ऑल नो नहीं, और ये बात करता है क्वांटिटी की। लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव नेगेटिव में इसी एस्पेक्ट को, तो किसकी बात करेगा, क्वालिटी की। ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चलते हैं एक एक करके हर रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो रिलेशन हमने ऊपर बात करी है ना जी। तो आप कॉन्ट्राडिक्टरी किससे शुरुआत करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है भाई साहब, ये स्क्वायर ऑपोजिशन में ये वाला पार्ट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है जी, मतलब ई और आई का रिलेशन और ए और ओ का रिलेशन। आप देखो इसके बीच में क्या कहता है, देखो सबसे पहले किसके किसके बीच में होता है, ये बीच में होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी और पर्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन हुआ सर, ए, क्योंकि ये यूनिवर्सल ऑल डिनोट करता है, और पर्टिकुलर नेगेटिव क्या हुआ, ये सम नॉट, क्योंकि ये पर्टिकुलर को डिनोट करता है। तो ए और बी के, ए और ओ के बीच का रिलेशन। उसके बाद बढ़ रहा भाई साहब यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी ई और आई का रिलेशन बताता है। ये क्या कहता है, तो देखिए आई सम का यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव, और ये हो गया यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी, समझ में आनी चाहिए। चलिए अब इसके रूल की बात करते हैं। देखो इसमें रूल कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है, बस एक चीज ध्यान रखोगे कॉन्ट्राडिक्टरी का, तो रूल समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर लिए जी सर। तो कह रहा है इसमें क्या होता है ना, इसका रूल क्या है कि एक अगर ट्रू होगा, मतलब ये टर्म अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये टर्म अगर ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा। इट मींस दोनों बोथ टर्म्स कांट बी फॉल्स सेम टाइम, एट द सेम टाइम बोथ कांट बी ट्रू, मतलब दोनों सही नहीं हो सकता या दोनों गलत एक साथ नहीं हो सकता। किसके रिलेशन में, कॉन्ट्राडिक्टरी के रिलेशन में। कॉन्ट्राडिक्टरी के रिलेशन में कभी भी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता और दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। कह रहा है इफ वन इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली, एंड द वन इज फॉल्स द अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। तो वन स्टेटमेंट इज अनडिटरमाइंड, द अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड। तो बोल रहा भैया एक स्टेटमेंट होगा यहां जो अनडिटरमाइंड होगा, तो सामने वाला भी अनडिटरमाइंड ही होगा। अब इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, ऑल ए इज बी, ठीक है, सम ए इज नॉट बी, ठीक है, या सम बी इज नॉट सी लिख देते हैं, सम बी इज नॉट सी, ठीक है। ये हो गया। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है सम ऑल लिख दो, ऑल ए इज सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये प्रेमाइसिस 1, प्रेमाइसिस 2 और ये कंक्लूजन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताना इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बोलेंगे, पूछ दिया, ये 3 स्टेटमेंट दे दिया, पूछ दिया बताओ कौन कौन सा कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर आता है, तो सीधा सीधी बताओगे ना भैया, ऑल वाला और सम वाला, यही 2 चीज आता है कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर। क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि सर ऑल ए में था और सम ए में था, किसमें था, ओ में। ये हो गया ना कॉन्ट्राडिक्टरी, और यही बात कर रहा है यहां देखो, ऑल का और सम का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर, यहां तक तो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपनी ही बातों को लड़ रहा है, ठीक है जी। बात समझ में आई। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर पूछा जाएगा।
और क्या पूछा जाता है सर, इससे ना पूछ दिया जाएगा जैसे ये वाला वर्ड लिख दिया जाएगा, बोथ कांट बी ट्रू बट ट्रू और बोथ फॉल्स एट द सेम टाइम, ये दोनों एक साथ सही या गलत नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। बोथ पूछा जाएगा कि बोथ कांट बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं सर, इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। अब उसमें पूछा जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी, 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। मान लो ऐसे कैसे स्टेटमेंट दिया जाएगा, देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, ऑल ए इज बी, सम बी इज सी, सम बी इज नॉट डी, ठीक है, बात समझ में आ रही है जी, और नो सी इज ई, ठीक है, ऐसा पूछ दिया जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको क्या देखना है कि भैया मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या चीज था, किसके किसके बीच में रिलेशन था, ऑल का और सम नॉट का, ठीक है, नो का और किसका, ये आपका सम का, तो ये और ये रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी, ये और ये रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो ऑल और सम नॉट का कहीं दिख रहा है, ऑल दिख रहा है एक, सम नॉट दिख रहा है 2, तो ये यानी कि ऑप्शन ऑल और सम वाला जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब बोलोगे सर सम और नो भी तो दिख रहा है, लेकिन सम और नो दिखने के साथ वहां ऑप्शन ही नहीं होगा, वहां ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। सम और नो भी रिलेशन किसका है सर, कॉन्ट्राडिक्टरी का ही है, ये भी रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी का ही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 4 ऑप्शन दिए जरूर होंगे, चारों दो मैच कर रहा होगा किससे, कॉन्ट्राडिक्टरी से, और 2 और कॉन्ट्राडिक्टरी से, लेकिन ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा अवेलेबल है और उसी को सही आंसर मानना है। बात समझ में आया, हाँ या ना जी, तो ऐसे बनता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब चले नेक्स्ट, आ जाओ, अब चलते हैं कॉन्ट्रारी। कॉन्ट्रारी किसके किसके बीच का रिलेशन है सर, ऑल का और नो का, इसके बीच का रिलेशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रारी, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के बीच में, तो इसको क्या है यूनिवर्सल, ये ऑल और नो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बोलते हैं, अभी बताया मैंने, यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, रूल कहता है भैया ये हमेशा यूनिवर्सल के बीच में रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा यूनिवर्सल के बीच में रहेगा। क्या रहा है इसमें, कहता है बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकता, बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब वो ध्यान से देखिए, बोल रहा है ऑल वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ ना, बोथ कांट बी ट्रू, तो एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा, एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा, बट बोथ कांट बी ट्रू एट द, बोथ कांट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, बोथ कैन फॉल्स मतलब एक अगर फॉल्स हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा या ट्रू होगा ये पता नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनडिटरमाइंड। देखो 2 रूल कहता है इसमें, पहला रूल क्या बोलता है, बोथ कांट बी ट्रू, 2 स्टेटमेंट है, ऑल और यही 2 रिलेशन बताना है, ऑल और नो के बीच का रिलेशन जी, तो बोल रहा है अगर ऑल वाला ट्रू हुआ तो नो वाला हमेशा फॉल्स होगा, ऑल वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो नो वाला हमेशा फॉल्स होगा, लेकिन अगर ऑल वाला कभी फॉल्स हो गया पहले तो भैया जो नो वाला है फॉल्स होगा या ट्रू होगा ये बात हमको पता नहीं है, क्योंकि क्या रहा है, बोथ कांट बी ट्रू, दोनों सही नहीं हो सकता, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों गलत हो सकता है। तो पहला वाला गलत प्रूफ हो गया, दूसरा वाला सही होगा या गलत होगा हमको पता नहीं है, इसलिए इसको अनडिटरमाइंड कहते हैं। देखो यही रूल है, both statement can be true at the same time both can be false। कह रहा if one is true, एक सही होगा then other will be false definitely, एक अगर सही होगा तो दूसरा डेफिनेटली फॉल्स होगा, if one is false पहला फॉल्स होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा या अनडिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक रूल से ये दोनों बन गया, फिर से समझा दूं सर, समझ लीजिए। कॉन्ट्रारी क्या बताता है, रिलेशन ए और ई का, ए में कौन सा सर, ऑल वाला स्टेटमेंट, ई में नो वाला स्टेटमेंट, तो ऑल वाला जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, बोथ कांट बी ट्रू, मतलब ए और ई के बीच में दोनों सही एक साथ नहीं हो सकता, तो पहला ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, ये तो पक्का है। वो उसके बाद क्या बोला, बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब दोनों गलत हो सकता है, इट मींस कि अगर पहला गलत हुआ स्टेटमेंट तो दूसरा गलत होगा या सही होगा नहीं पता, इसलिए इसको अनडाउटफुल कहते हैं। चलो अभी रूल समझो, जब क्वेश्चंस बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तीसरा,
तीसरा क्या है, सब कॉन्ट्रारी। सब कॉन्ट्रारी क्या होता है भाई साहब, सब कॉन्ट्रारी बोलते हैं नीचे वाले के रिलेशन को, मतलब ये सम का रिलेशन और ये सम नॉट का रिलेशन, आई और ओ के बीच में रिलेशन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सर सब कॉन्ट्रारी। ठीक है, अब सब कॉन्ट्रारी बिटवीन पर्टिकुलर में होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव के बीच में और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में। देखो ऊपर वाला रिलेशन जो बोला जस्ट अपोजिट उसका रिलेशन सब कॉन्ट्रारी है। यहां बोला बोथ कांट बी फॉल्स, both can't be false but both can be true। ठीक है, it means both can't be false मतलब अगर एक false हुआ तो दूसरा true होगा ही होगा। देखो if one is false then other will be true definitely, it means कि अगर ये false हुआ तो ये true पक्का होगा, लेकिन अगर ये true हुआ तो ये false या true कुछ भी हो सकता है, it means ये undoubtful है। क्या है, ये doubtful है। क्या है, डाउटफुल है। बात समझ में, या अनडिटरमाइंड है। क्लियर है बात। जस्ट सेम ऑपोजिट किसकी तरह सर, अपोजिट कॉन्ट्रारी के। ठीक है, बात समझ में आए। देखो इसका रूल्स कहता है हमेशा पर्टिकुलर के बीच में होगा ऑपोजिट टू द कॉन्ट्रारी, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स बट एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। तो ये लाइन याद रखिएगा ना, तो इससे आपका सारा स्टेटमेंट बन जाएगा। क्या है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं जो कभी क्या हो सकते हैं, कभी फॉल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। इट मींस एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स डेफिनेटली होगा, या पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, बोथ कैन बी ट्रू, दोनों सही हो सकते हैं। तो इट मींस अगर एक ट्रू हुआ तो दूसरा अनडाउटफुल रहेगा। क्यों अनडाउटफुल रहेगा भाई, ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्लियर है बात। चलो उसके बाद है सबअल्टर्न। सबअल्टर्न क्या है सर, ये वाला रिलेशन ए और आई, ए और ओ का रिलेशन है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में रहेगा। यूनिवर्सल ट्रू होगा, पर्टिकुलर ट्रू होगा डेफिनेटली, तो और यूनिवर्सल फॉल्स होगा तो पर्टिकुलर होगा डेफिनेटली, वो क्या होगा डाउटफुल। देखो इसका रिलेशन है, ये तो है, ये इतना लंबा चौड़ा छोड़ो, इसका एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक क्या, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है। क्या होता है, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और फॉल्स अपवर्ड जाता है। फॉल्स मतलब अगर ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स अपवर्ड और ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है। अच्छा एक बात बताइए सर, ये तो आप बता दिए कि ट्रू ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला भी ट्रू होगा, नीचे वाला फॉल्स होगा तो ऊपर वाला फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है और फॉल्स अपवर्ड ऊपर की ओर जाता है। लेकिन अगर नीचे वाला ट्रू होगा तो सर, अगर नीचे वाला ट्रू हुआ तो ट्रूथ क्या डाउनवर्ड जाता है अपवर्ड, ट्रूथ सर डाउनवर्ड जाता है, लेकिन खाली जगह कहां है, अपवर्ड में। तो ये क्या हो जाएगा सर, ट्रूथ अगर डाउनवर्ड जाता है तो ये भाई साहब अनडाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडाउटफुल हो जाएगा, या ये सॉरी अनडाउटफुल, डाउटफुल हो जाएगा या अनडिटरमाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से फॉल्स क्या है सर, फॉल्स अपवर्ड जाता है, लेकिन फॉल्स अगर अप में ही रहे तो फॉल्स डाउनवर्ड तो नहीं जा सकता, नहीं तो यहां क्या हो जाएगा, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या इसमें, किसमें, कॉन्ट्रा ये सब अल्टरेशन में या सुपर अल्टर में क्या याद रखना है, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड जाता है। इट मींस कि भाई साहब आप अगर ट्रूथ नीचे है, ठीक है, तो ऊपर नहीं लेके जा सकते, ऊपर अनडिटरमाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रूथ ऊपर वाले में है यानी यूनिवर्सल साइड में है तो नीचे ट्रू ही होगा हमेशा, और ये रूल आपका हमेशा काम करेगा। ठीक है, चलो ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड। अब देखो सारा रूल्स एक ही में, ये देख लो सारा रूल्स एक ही में। कॉन्ट्राडिक्टरी सर, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, याद रखना कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा क्या कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मतलब दोनों डिफरेंस था। ठीक है, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकता, दोनों एक टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकता। एक अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स, दूसरा ट्रू होगा तो पहला फॉल्स होगा। ठीक है, बात खत्म। कॉन्ट्रारी का क्या बात है, बोथ कांट बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, मतलब एक ट्रू हुआ तो दूसरा फॉल्स होगा ही होगा। बट बोथ कैन बी फॉल्स, मतलब एक फॉल्स हुआ तो दूसरा पता नहीं क्या होगा, फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे डाउटफुल सिचुएशन। ठीक है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स दूसरा डाउटफुल। ठीक है, अब सब कॉन्ट्रारी जस्ट अपोजिट कर दीजिए, बोथ कांट बी फॉल्स, क्या होगा, बोथ कांट बी फॉल्स बट एट द सेम टाइम बोथ कैन बी ट्रू। बोथ कांट बी फॉल्स मतलब एक फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू होगा, लेकिन अगर दूसरा ट्रू हो गया तो फिर भाई साहब पहला क्या होगा सर, अनडाउटफुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पता नहीं है ना क्या कि भाई साहब ट्रू है कि फॉल्स है,
ये बात है। और सब अल्टरेशन में क्या है, कुछ नहीं है, ट्रूथ डाउनवर्ड जाता है, फॉल्स अपवर्ड जाता है। वैसे भी कलयुग है, इस कलयुग में सच्चाई हार रही है और एथी जीत रहा है। अब देखो क्या बोल रहा है, याद कैसे रखेंगे स्क्वायर पोजीशन को, बस यही 4 तरीके से। स्क्वायर पोजीशन में याद रखने का कॉन्ट्रारी क्या है, कैन नॉट बोथ बी ट्रू, क्या है, बोथ कांट बी ट्रू, ये है कॉन्ट्रारी रिलेशन। सब कॉन्ट्रारी में बोथ कांट बी फॉल्स, ये याद रख लीजिए। और ये सब अल्टरन सुपर अल्टरन में ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड, सब अल्टरन में ट्रूथ डाउनवर्ड फॉल्स अपवर्ड बस। और कॉन्ट्राडिक्टरी ऑलवेज अपोजिट ट्रूथ वैल्यू, अपोजिट रहेगा हमेशा, एक ट्रू तो दूसरा फॉल्स तो पहला ट्रू, बस खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। आज समझ में आई, कोई दिक्कत हुआ सर? कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए ये देखिए, ये ना ये आपका ऑल सम नो और सम नॉट का कुछ केसेस है जहां पे आप स्टेटमेंट देगा तो ये सब यूज किया रहेगा, तो आप समझिएगा कि ऑल है, ओनली, सिंगुलर, एवरी, ईच, एनी, ओनली, नन, बट ओनली, तो ये सब जहां दिया रहेगा ना वो ऑल का स्टेटमेंट होगा। जैसे हम बोलते हैं ना ऑल एज बी, ऑल बी सी, ऑल बी सी, तो वहां लिखा रहेगा ओनली, सिंगुलर, ए इज बी, एवरी ए इज बी, ईच ए इज बी, तो उसको समझिएगा ऑल। और सम में लिखा रहेगा फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट, ये सब लिखा रहेगा तो आप उसको सम समझिएगा। नो के लिए नो, नेवर, नन लिखा रहेगा तो आप नो समझिएगा। हार्डली और ऑल और नॉट लिखा रहेगा तो आप उसको सम इंपॉर्टेंट समझिएगा। क्या समझिएगा? सम इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ हो तो बताना। देखो यार इसमें 4 ही चीज है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी और सुपर अल्टर्न, सब अल्टर्न, ये 4 रिलेशन समझ गए, कुछ नहीं है। ठीक है, 4 रिलेशन समझ गए तो कुछ नहीं है। चलो अब नेक्स्ट चले सर, आइए अब नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया था वो था भाई साहब किससे, वो था भाई साहब आपका इनफॉर्मल फैलेसी से। अब देखो इनफॉर्मल फैलेसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले फॉर्मल फैलेसी की बात कर लेते हैं। फॉर्मल फैलेसी क्या होता है? फॉर्मल फैलेसी मतलब स्ट्रक्चर में गलती, इनफॉर्मल फैलेसी मतलब उसके कंटेंट में गलती, है ना, लॉजिक में गलती। तो इनफॉर्मल फैलेसी से बहुत सवाल पूछे गए, बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए इनफॉर्मल फैलेसी से। आ जाओ उसकी भी शुरुआत करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मैं नोट्स बना दिया मैंने, उस नोट्स के थ्रू पढ़ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है? इनफॉर्मल फैलेसी मतलब अनौपचारिक भ्रांतियां, मतलब नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में जो डिफेक्ट्स लॉजिकली देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। पहला फैलेसी जो आपके दिमाग में आएगा या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या फैलेसी है? एड होमिनम। एड होमिनम को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी पर्सन। जो भी आर्ग्यूमेंट देगा वो पर्सन अपने खिलाफ ही आर्ग्यूमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो साधु बाबा देखते हो जी, साधु बाबा अब खुद ही बहुत फकीर होते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं? जाओ बेटा अरबपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, बोलते हैं। तो भाई साहब अगर तुम में इतनी शक्ति है तो तुम खुद क्यों नहीं बन पाए अरबपति? तो दैट्स कॉल्ड एड होमिनम फैलेसी। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी पर्सन, मतलब मेन पार्ट को इग्नोर करके किसी और पार्ट में चले जाना। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कोई डार्क कलर सेलिब्रिटी है, ठीक है, डार्क कलर मतलब थोड़ा सा सांवला, और वो ये कह रहा है कि भैया ये क्रीम लगा लो और तुम क्या हो जाओगे? गोरे हो जाओगे। तो भाई साहब पहले तुम तो गोरा होकर दिखाओ, हैं, ठीक है, तुम क्यों हल्का सांवले हो? ये वाला बात। तो उसी आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ बात कर रहा है, उस पर्सन के आर्ग्यूमेंट्स के खिलाफ बात कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एड होमिनम। क्या बोलते हैं? एड होमिनम। ठीक है, ये देखो मतलब वैसा लॉजिक जो उस पर्सन के खिलाफ बातें करती है उसे कहते हैं क्या? एड होमिनम। चलो दूसरा अगर बात करें, दूसरा है स्ट्रॉमैन। क्या है? स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन मतलब बोलता है स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी। मतलब क्या होता है? हम सामने वाले की बात को इस तरह से डिपिक्ट कर देते हैं या मिस इंटरप्रेट कर देते हैं या वीक कर देते हैं कि हमारा पॉइंट खुद ही स्ट्रांग हो जाता है और सामने वाले का पॉइंट खुद ही वीक हो जाता है। ओपोनेंट की पोजीशन को डिपिक्ट कर देना। मतलब फॉर एग्जांपल देखो आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक दोस्त होता है जी। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो वो आएगा, बोलेगा यार कितना पढ़ेगा, पढ़ पढ़ के मर जाएगा, क्या पता नहीं क्या करेगा, चल घूम के आते हैं, चल मूवी देख के आते हैं, है ना, क्या यार पढ़ते हैं दिन भर। तो ना एक दोस्त ऐसा होगा जो बहुत इरिटेट करता होगा, ऐसे बहुत बोलता होगा,
चलो ऐसे पढ़ ले, ये करते हैं, वो करते हैं, पार्टी करते हैं, मूवी का चलते हैं, है ना। और आप बहुत सारा बहुत जब एक ही बार आके कान में आपके बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, तो वो ना आप इरिटेट हो जाते हो, बोलते हैं चलो 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 हम भी घूम के आते, चलो 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 चलते हैं। वो क्या किया, वो आपकी बात को डिपेक्ट कर दिया, वो आपकी बात को कमजोर कर दिया, अपना चीज को पावरफुल बना लिया। उसको बोलते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉमैन फैलेसी, जिसको स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई जी सर। तीसरा है एड इग्नोरेशियो। एड इग्नोरेशियो जिसको हमने नाम दिया मैंने थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी समझते हो, जबरदस्ती प्रूफ करना, है ना। ऑल्सो एज अपील टू इग्नोरेंस, को हम लोग अपील टू इग्नोरेंस भी कहते हैं। क्या रहा है, अगर हम किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश करें किए हैं और कर नहीं पाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज एग्जिस्ट करती है तो भैया तो वो चीज एग्जिस्ट करती है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मान लेंगे कि वो चीज है। जैसे लोग बरसों से ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है, और वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए भगवान है। समझ रहे हो, तो इसको थेथरोलॉजी नहीं बोलेंगे। जो चीज तुम प्रूव करना चाह रहे हो वो प्रूव नहीं कर पा रहे हो इसीलिए वो है। फिर से, जो चीज तुम प्रूव करना चाह रहे हो और वो प्रूव नहीं कर पा रहे हो इसीलिए वो है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपील टू इग्नोरेंस। इसको बोलते हैं थेथरोलॉजी। क्या बोलते हैं, थेथरोलॉजी। ठीक है, चलो उसके बाद है फॉल्स डायलेमा। फॉल्स डायलेमा होता है जब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और आपको एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट कर देना होता है। ठीक है, तो फॉल्स डायलेमा बस यही है, क्या है कि दो ऑप्शंस होते हैं। इसको फॉल्स डायकोटोमी भी कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फॉलिसी भी कहा जाता है, अदर और फॉलिसी भी कहते हैं, फॉल्स डायकोटोमी कहेंगे, बाइफर्केशन फॉलिसी कहेंगे, इतना इसका नाम है। तो इसमें से नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलिए क्या देयर आर टू ऑप्शंस, वन इज अनएक्सेप्टेबल सो वी मस्ट एक्सेप्ट अनदर। बोल रहा है, बोला था वो आप मूवी देखने गए और दो फिल्म्स लगी थी, सुपर 30 और बाहुबली। तो आपने सुपर 30 को क्या किया, सुपर 30 क्या थी, फुल थी, फुल मतलब शो फुल था। तो अब आप क्या करेंगे सर, बाहुबली देख लेंगे। तो आपने क्या किया, एक को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे को खुद ही रिजेक्ट हो गया वो, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स डायलेमा। नेक्स्ट है स्लिपरी स्लोप। अब स्लिपरी स्लोप क्या है, देखो स्लिपरी स्लोप एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पे पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही होगा लेकिन उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा ना वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, प्रेडिक्टेबल होगा, अजम्पशन बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि भाई साहब हम ना तुमको कार चलाना सिखा देंगे, ठीक है, तो तुम हवाई जहाज भी चलाना जान जाओगे। ठीक है, क्या मैंने बोला कि अगर तुमको कार चलाना सिखा देंगे तो तुम हवाई जहाज चलाना भी जान जाओगे। देखो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट कहां से सही है। ठीक है, बोल रहा है आपको जो कार्ड्स होता है ना, कार्ड मतलब वो जो ये गैम्बल से जुआ होता है, ठीक है, तो वो कार्ड्स खेलना बुरी बात है क्योंकि कार्ड खेलोगे तो आप सारा पैसा उसमें बर्बाद कर दोगे, अपनी प्रॉपर्टी बेच दोगे। देखो ये बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट फालतू है। तो स्लिपरी स्लोप मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, उसके बाद वाला स्टेटमेंट बेकार होगा। ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको तुरंत भगवान के पास चल जाते हो और वो आपको कढ़ाई में तलते हैं। तो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, यहां तक तो सही था, इसके बाद वाला स्टेटमेंट सब बकवास है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें। सर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सर्कुलर आर्गुमेंट, मतलब नेक्स्ट आपका फैलेसी। सर्कुलर आर्गुमेंट किसको बोलते हैं सर, इसका अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं पेटिशो प्रिंसिपी, बेगिंग द क्वेश्चन, अज्यूम द इनिशियल। मतलब ये ऐसा फैलेसी है जहां से आप शुरू करते हो फिर वहीं तक पहुंच जाते हो। मतलब स्टेटमेंट को देखकर ऐसा लगेगा कि घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किए थे। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज अ गुड लीडर बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। देख लो बात किसकी कर रहा है, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इज अ गुड लीडर, बहुत अच्छा लीडर है क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, कंट्री के लीडर है। पीपल आर इन्फीरियर बिकॉज दे आर अनेबल टू मेक मनी। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट जो आप जहां से शुरू हुए हैं लास्ट में वहीं पहुंचा दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्पिटिशियो प्रिंसिपल, सर्कुलर आर्गुमेंट या बेगिंग द क्वेश्चंस। चलिए अब है सेवेंथ है हेस्टी जनरलाइजेशन। हेस्टी जनरलाइजेशन क्या है, इसको बोलते हैं जजमेंट विदाउट एविडेंस। अब जजमेंट विदाउट एविडेंस क्या हुआ, मतलब जल्दीबाजी में किसी भी स्टेटमेंट को बिना एविडेंस सपोर्ट कर देना।
स्टीरियोटाइप वाला है ना, खुद ही एजम्पशंस बनाने लगते हैं अपने दिमाग में, उसको बोलते हैं। जैसे अगर मेरे साथ एक लड़की मार्केट में दिख गई तो सबसे क्या सोचेगा, अरे उसकी गर्लफ्रेंड होगी, है ना, नालायक बहन भी तो हो सकती है? एकदम दिमागी नहीं है। तो हैस्टी जनरलाइजेशन मतलब सर जजमेंट विदाउट एविडेंस। उसके बाद है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग बोलते हैं र्यूमर को। किसको बोलते हैं? र्यूमर को। इसका दूसरा नाम है इग्नोरेशियो एलांची। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसा इंफॉर्मेशन जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है बट वो ट्रुथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब सच्चाई और उस स्टेटमेंट का कोई भी वास्ता नहीं होता, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। जैसे अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो देखते हो, जब तरबूज खाते हो या खरबूज खाते हो तो उसका वो दाना भी कभी कभी ना चल जाता है, तो हम बच्चे को क्या बोलते हैं, अरे तुम तो खा लिए, तुम्हारा ना पेट में तरबूज का पेड़ निकल जाएगा, उससे तरबूज फड़ेगा, है ना, बोलते हैं ना। तो ये कोई स्टेटमेंट में दम है नहीं, तो उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग। और उसके बाद है टोक्यो फैलेसी। टोक्यो फैलेसी मतलब यू टू, तुम भी तो ऐसा करते थे, मतलब आप खुद कोई ऐसा चीज कर रहे हो, सामने वाले को रोक रहे हो। ठीक है, जैसे मान लो पापा और मम्मा की लव मैरिज हुई है, ठीक है, और जब तुम लव मैरिज करने जा रहे हो तो पापा बताएंगे बेटा मत करो, हंस रहे हो, समझो, तो तुम क्या बोलोगे, आपने तो कर लिया और मुझे करने से रोक रहे हो, तुम्हें क्या पता पापा कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, रुक जाओ, हैं, पापा मम्मा की बात को समझो। तो क्या है कि तुम क्या करोगे, पापा मम्मा बोलेंगे भाई साहब रुको रुको, तुम बोलोगे पापा आप तो खुद कर लिए और हमको रोक रहे हो। तो टोक्यो फैलेसी का मतलब है कि तुमने भी तो किया है ना। जैसे बड़ा भाई अपनी एज में सिगरेट पीता है, ठीक है, और अभी छोटा को मना कर रहा था, तो वो क्या बोलेगा कि भाई तुम खुद पीते थे और मुझे क्यों रोक रहे हो, है ना, तो तुम भी तो पीते थे, तुम भी तो ये काम करते थे, तुम भी तो ऐसा करते थे। इस तरह की फैलेसी को बोलते हैं टोक्यो फैलेसी। ठीक है, उसके बाद है द कॉजल फैलेसी। कॉजल फैलेसी बोलते हैं नॉट द कॉज फॉर अ कॉज। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि यहां इवेंट्स को इस तरह से कंसीडर किया जाता है जिसमें इसका कोई कनेक्शन नहीं होता एक दूसरे से। जैसे जैसे मेरा नाम सत्यम है इसलिए मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, ऐसा है क्या? मेरा नाम सत्यम है इसलिए मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, ऐसा सही बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, मैं जब भी सोने जाता हूं सूरज डूब जाता है इसलिए मेरे सोने की वजह से सूरज डूबता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? नॉट द कॉज फॉर अ कॉज। ये सब स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, चलो फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। देखो फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट बोलते हैं जो ऐसा कॉस्ट जिसको कभी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी फैलेसी जिसमें हम जानते हैं कि मेरा पैसा वापस नहीं आएगा, उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। बोल रहा है ऐसा प्रोजेक्ट जो नुकसान कर रही है बट आप आगे लेकर जा रहे हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत पैसे लगे हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी हरण इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? महाभारत में द्रौपदी का जब हरण हुआ था तो सब बचाने के चक्कर में सब कुछ भी नहीं बचा, सब हार गए थे। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल, तुम्हारी शादी हो गई फिर भी गर्लफ्रेंड के पीछे खर्चे कर रहे हो, हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको नालायक बोलते हैं कि भाई साहब जब शादी होगी तो गर्लफ्रेंड में पैसे क्या खर्चा करना, चलो जाओ, है ना। हाँ चलो, उसके बाद 12th नंबर में अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। क्या है? इसको बोलते हैं अपील टू रिस्पेक्ट, आर्गुमेंटम, एड वेरेक्यूंडम। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। ये क्या होता है बात समझना। देखो इसको बोलता है बिना फीस के वकील। मतलब जो जिस चीज का ऑथोरिटी नहीं है हम उससे जाके सवाल करते हैं। अगर मैं सचिन तेंदुलकर से सिंगिंग का सवाल करूंगा, सिंगिंग के बारे में पूछूंगा, क्या वो बताएंगे? तो वो अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। क्या है? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। अगर मैं भाई साहब सोनू निगम से पूछूंगा कि भाई साहब क्रिकेट कैसे खेलना है, तो क्या वो सही है? नहीं, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। तो अनक्वालिफाइड अथॉरिटी मतलब कि ऐसी अथॉरिटी जो आप को सामने वाले को कोई भी एक्सपर्टीज ना हो और फिर भी उसके बीच में ज्ञान दे रहा है, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एडवाइस दे रहा है। क्या है? एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एडवाइस दे रहा है ना। एक मिनट रुकना। ठीक है, चलो उसके बाद क्या नेक्स्ट है? नेक्स्ट है इक्विवोकेशन एम्बिग्विटी, या इक्विवोकेशन क्या बोलते हैं? मतलब डबल मीनिंग। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी या पजल्ड बातें होंगी। ठीक है, जैसे अगर किसी को जॉब वॉब से निकालना हो
अगर किसी को बोलना हो कि भाई निकल जाओ तो बोलेंगे भैया तुमको अर्ली रिटायरमेंट दे दे रहे हैं, निकल लो, ठीक है। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बोलता है भैया भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल, डबल मीनिंग बातें इक्विवोकेशन है। अपील टू पिटी, अपील टू पिटी क्या होता है, अनवांटेड सिंपैथी देना। क्या है, अनवांटेड सिंपैथी देना। इसको बोलते हैं गैलीलियो आर्गुमेंट, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस, आर्गुमेंटम एट वेरिकुंडियम, ठीक है। एक मिनट, इसको आर्गुमेंटम एट वेरिकुंडियम, रुक जाइएगा, इसको नहीं बोलते हैं, गैलीलियो आर्गुमेंट, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या है, अपील टू पिटी। अपील टू पिटी में क्या है, इतनी बड़ी बात, क्या बोल रहा है, इतनी बड़ी बात होती है नहीं है जितनी बड़ी बना दी जाती है। इट मींस कि अगर कोई मान लो हैंडीकैप्ड है तो भाई साहब उसको बोल रहा है, देखो उसने अगर कुछ अचीव कर लिया तो उसको क्या बोल रहे हैं, यार ये हैंडीकैप के भी अचीव कर लिया, कितनी बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल इंसान है ना। तो क्या है, अपील टू मतलब पिटी का मतलब अनवांटेड सिंपैथी देना, अनवांटेड सिंपैथी देना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं गैलीलियो आर्गुमेंट, ठीक है। एक मिनट रुको यार, ठीक है, अपील टू पिटी को थोड़ा देख लिया जाए। हाँ ये देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, आर्गुमेंटम एट एड मिस्कोरिडियम। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, आर्गुमेंटम एट मिस्कोरिडियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बैंडवैगन इफेक्ट। क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट। अब बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है भाई साहब, देखो इसको बोलते हैं भेड़चाल। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, एड पॉपुलम। मतलब जहां सब जा रहे हैं हम भी वही जाएंगे, है ना। सब मानते हैं परियां होती है तो तुम भी मान लो, सब मानते हैं कि हमको उस पार्टी में जाना चाहिए तो तुम भी जा रहे हो, उसको बोलते हैं बैंडवैगन फैलेसी, दैट इज भेड़चाल, दैट इज एड पॉपुलम। उसके बाद है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स का क्या मतलब हुआ, जबरदस्ती मरवाना। जबरदस्ती मनवाना का मतलब किस तरह का बात कि कान के नीचे पिस्टल रख दो, बोलो भाई ये सब काम करो नहीं तो मार देंगे, इसको बोलते हैं अपील टू फोर्स। इसका दूसरा नाम है आर्गुमेंटम एड बाल्कम। क्या नाम है, आर्गुमेंटम एड बाल्कम। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, अच्छा हाँ ये इसका बेस्ट एग्जांपल है अपील टू फोर्स का। जानते हो व्हाट्सएप पर एग्जांपल आता है, मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि अगर तुमने इस मैसेज को इग्नोर किया तो तुम्हारा कल तक तुम्हारा मौत हो जाएगा, तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। उसको बोलते हैं जबरदस्ती भेजने वाला, ठीक है, ठीक है, ये वाला बात है, तो इसको बोलते हैं अपील टू फोर्स। उसके बाद है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। मतलब देखो क्या है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, कह रहा है आल्सो नोन एज डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन भी बोलते हैं, डिक्टो सिंप्लीफिटर बोलते हैं, ठीक है, एड डिक्टेटम बोलते हैं, सेक्चुडम क्विड बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब आप किसी रूल पे भरोसा करते हो और अगर कोई उसका एक्सेप्शन हो तो आप उस पर भी भरोसा कर लेते हो। जैसे देखो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या है कि अगर आप किसी रूल पे भरोसा कर रहे हो तो उसके अपवाद पे भी आपको भरोसा करना पड़ता है। जैसे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बट पेंगुइन कांट। तो हमने क्या बोल दिया कि सारे पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन पेंगुइन को देखो नहीं उड़ सकता ना। तो ये हमने एक रूल बना दिया जो सबके लिए है, लेकिन उसके एक्सेप्शन पे भी हमें भरोसा करना पड़ा कि क्या कि भैया पेंगुइन भी उड़ता होगा। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई मतलब ये भी पेंगुइन भी बर्ड्स में आता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। उसके बाद है फैलेसी ऑफ डिवीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्टी डिडक्शन, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या बोलता है, एज्यूमिंग देन व्हाट इज ट्रू फॉर होल इज ट्रू फॉर पार्ट्स। जो पूरे के लिए सही है वो पार्ट्स के लिए भी सही होगा। मतलब अगर कार ब्लू है तो उसका इंजन भी ब्लू होगा। एग्जांपल देख रहे हो क्या बोल रहा है फैलेसी ऑफ डिवीजन या डिडक्शन, कि अगर जो पूरे होल के लिए सही है वो भाई साहब पार्ट्स के लिए भी सही होगा। तो एग्जांपल क्या दिया कि योर फैमिली इज वियर्ड, मान लो आपकी फैमिली बहुत वियर्ड है तो इट मींस यू आर वियर्ड टू, तुम भी वियर्ड हो। ऐसा जरूरी है, किसी किसी में फैमिली में बहुत वियर्ड रहता है लेकिन बच्चा क्या होता है, बच्चा बहुत सीधा साधा निकल जाता है। उसके बाद है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, इसको बोलते हैं मोडो ऑफ जस्ट दिस, मोडो ऑफ जस्ट दिस। पार्ट टू होल की बात करता है। क्या कह रहा है,
A conclusion is drawn about whole based on the feature of its part. मतलब यहाँ ऊपर पता होल से पार्ट में, और यहाँ पार्ट से होल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पार्ट से होल। टीम का हर प्लेयर सुपरस्टार और ग्रेट प्लेयर है, इसलिए टीम ग्रेट है। तो पार्ट से होल पे जा रहा है। टीम का हर प्लेयर बढ़िया है, इसीलिए टीम बढ़िया है। अगर टीम का हर प्लेयर बढ़िया नहीं होता तो टीम भी बढ़िया नहीं होती। और ऊपर क्या था? फैमिली वियर्ड है, इसका मतलब क्या? बच्चा भी वियर्ड होगा। ये फैलेसी है। चलिए उसके बाद फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, इसको बोलते हैं प्लूरियम इनटू गेटिनम, फैलेसी ऑफ प्रीसपोजिशन। यहां जो सवाल आप पूछोगे ना वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको आप प्रूव नहीं कर पाओगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आप भी बोलोगे तो भी फंसोगे, ना भी बोलोगे तो भी फंसोगे। जैसे क्या आप पागल हो? क्या आप पागल हो? हाँ मैं पागल हूं। ना मैं पागल नहीं हूं, है ना? तो ये वाला सवाल है कि जिसमें आप दोनों में फंसते हो। ठीक है, देखो क्या रखा है? हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ? हैव यू स्टॉप बीटिंग योर वाइफ? क्या आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? इसका मतलब अगर आपने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब पहले पीटते थे, और अगर आपने ना बोल दिया तो मतलब इसका मतलब अभी भी पीट रहे हो। तो फंस गया ना क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। चलो ये क्वेश्चंस मैं बाद में कराऊंगा आपको, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट। इनफॉर्मल फैलेसी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है भाई साहब? मूड एंड फिगर। देखो मूड एंड फिगर को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। चार बातें ध्यान देगा, मूड एंड फिगर समझ में आ जाएगा। क्या है मूड एंड फिगर? आओ देखो क्या क्या ध्यान देना है सर। चार बातें। एक तो स्ट्रक्चर फॉर्म को ध्यान देना है कि प्रीमाइसेस होगा, कंक्लूजन होगा। ठीक है जी सर। ऑल एस बी, ऑल बी सी, ऑल ए सी। ठीक है, चार टाइप के कैटेगरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं। ये बात आपको मैंने बता दिया, अभी जस्ट बताया। ऑल ए को ऑल बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, मतलब ऑल एज बी। ई को नो बोलते हैं, जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, नो सी इज बी। आई को बोलते हैं सम, जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, जो सम एपल्स आर ऑरेंजेस। और ओ को बोलते हैं सम नोट, जो पर्टिकुलर नेगेटिव होता है, सम एपल आर नॉट ऑरेंजेस। अब ये चार बातें हमने देखी, यहां देखिए ना ये वाला बात। ये देखो फर्स्ट ही में तो देखा था ये ए ई, बस इसी के बाद इसी के बेस पर बनेगा पूरा का पूरा, टेंशन नहीं लो, है ना? चलो देख रहे हो ऑल ए इज बी। अब देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इस स्टेटमेंट में चार बातें। ऑल को क्वांटिफायर बोलते हैं, ए को सब्जेक्ट बोलते हैं, ई को इज को कॉपुला बोलते हैं, और बी को प्रेडिकेट बोलते हैं, या इसको प्रेडिकेट की जगह पर ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। चलिए अब चौथा एक स्टेटमेंट दिया हुआ, ध्यान देखना। P1 P2 और कंक्लूजन, ऑल इज बी, ऑल बी सी, ऑल ए सी। अब देखो जो बी है ना, बी दोनों में कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म को कहा जाता है मिडिल टर्म। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म। अब देखो जो कंक्लूजन का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसकी बात कर रहा था? इसकी बात कर रहा था मैंने। कंक्लूजन का सब्जेक्ट है, इसको माइनर टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर टर्म। और कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर टर्म। क्या बोलते हैं? मेजर टर्म। क्लियर है बात? जी सर। अब यही इसी से बन जाएगा क्या सर? मूड एंड फिगर। जैसे देखो अगर जब भी मूड की बात होगी, मूड की बात होगी तो क्या होगा? ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल ए इज सी। ये तीन टर्म है, P1 P2 और कंक्लूजन है। जी सर। अब इसका पूछा मूड बताइए, तो मूड हो जाएगा ए आंसर। क्यों होगा ये? क्योंकि तीनों ऑल है, तो ये मूड को बताता है। जो ये ऑल वाला सेक्शन है ना, ऑल नो सम और सम नोट, ये मूड को बताता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ऑल बी इज सी, सम ए इज डी, और नो पी इज बी। ठीक है, ले लिया। अब इसका मूड बताइए, तो मूड क्या होगा? ऑल का ए, सम का क्या होता है? आई, और नो का क्या होता है सर? ई, ए आई ई। यही हो जाएगा इसका मूड। समझ रहे हो कितना इजी है? जी, तो यही बात कर रहा है ये। ये देखो मूड क्या बोल रहा है? मूड इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म फाउंड बाय रीडिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द आर्गुमेंट, फर्स्ट मेजर प्रीमाइस, देन द माइनर प्रीमाइस, देन द कंक्लूजन। देखो सम कैट्स आर नॉट अगली एनिमल्स, ठीक है?
सम कैट्स आर नॉट फ्यूजी एनिमल्स, ठीक है, नो फ्यूजी एनिमल्स आर अगली एनिमल्स। तो अब देखो सम की जगह पर ओ का यूज किया सम की जगह पर ओ का यूज किया और नो की जगह पर ई का यूज किया, तो ए ई आई ओ यही था ना, ऐसे वाला जी। इसको ऑल बोलते थे, इसको नो, इसको सम और इसको सम नॉट, है ना, बोलते थे। देखो सम आर नॉट, सम नॉट का ओ यूज किया, सम कैट्स आर नॉट फ्यूजी ओ यूज किया, और नो फ्यूजी एनिमल्स तो ओ ओ ई, तो मूड क्या हो गया ओ ओ ई। इजी है जी सर। अब उसके बाद क्या सर, उसके बाद जो है ना वो फिगर का बात करता है। तो फिगर के लिए एक चीज याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, आइए मैं बताता हूं। ऐसे 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 और ऐसे, डी शेप याद रखना है। क्या याद रखना है, डी शेप याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, ये है फर्स्ट फिगर, ये है सेकंड फिगर, ये है थर्ड फिगर और ये है फोर्थ फिगर, ठीक है। बात समझ में आया जी सर। अब ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिगर को समझने के लिए आओ स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चलो मैं आपको समझाता हूं पहले स्टेटमेंट से। देखो ये किस चीज को बताता है, ये फिगर किस चीज की बात करता है, ये बात करता है मिडिल टर्म की। किसकी, मिडिल टर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन टर्म। कॉमन टर्म क्या बोलते हैं इसको, कॉमन टर्म, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑल सी इज डी, ठीक है, ऑल डी इज ई एंड ऑल सी इज ई, ठीक है। ये प्रीमाइसिस 1 है, प्रीमाइसिस 2 है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब बताओ इसमें कॉमन टर्म कौन सा है, कॉमन टर्म डी है, ये वाला, है ना, है कि नहीं जी। तो ये फिगर है। अब बताओ ये फिगर किस शेप का है, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो मुझे बताओ फिगर किस शेप में है, फिगर किस शेप में, इस शेप में है कि नहीं, है ना, है ना, देख रहे हो। अब ये फिगर देखो इस शेप में कौन सा फिगर है, ये फिगर है इस शेप में, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ फिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ फिगर हो जाएगा। मतलब सर मतलब ऑल मूड के लिए क्या करेंगे, ए और फिगर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल देखो, ऑल डी इज ई, ऑल सी इज ई, देन नो डी इज सी, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां मिडिल टर्म कौन सा है दोनों में से, मिडिल टर्म कौन सा है सर, ये मिडिल टर्म है। अब मुझे बताओ ये किस फिगर को नोट कर रहा है, स्ट्रेट इस साइड वाला, इस साइड वाला नहीं है, ये साइड, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दो फिगर है ना, ये देखो एक फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, तो इस साइड वाला है, तो ये कौन सा फिगर हो जाएगा, सेकंड फिगर हो जाएगा जी सर। अब इसका क्या हो जाएगा, मूड क्या हो जाएगा सर, ऑल का ए, ऑल का ए, नो का ई, ए, और ये कौन सा फिगर है सर, ये सेकंड फिगर है, आंसर हो जाएगा ये। कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही कह रहा है। अब इसको ध्यान से समझो, देखो मेजर प्रमाइस, माइनर प्रमाइस और कंक्लूजन, ये तीन चीज है। फर्स्ट फिगर किसको बोल रहा है, ऐसे वाले को, मिडिल टर्म है। सेकंड फिगर किसको बोल रहा है, इधर वाले को। थर्ड फिगर इधर वाले को, और फोर्थ फिगर ऐसे वाले को बोल रहा है, ठीक है। ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या किया मैंने, इसको एक साथ फिगर को लिख दिया। देखो इधर वाला फिगर को मैंने ऐसे किया, सेकेंड वाला फिगर को मैंने ऐसे किया, थर्ड वाला फिगर को ऐसे किया और फोर्थ वाला को ऐसे किया, तो बना दिया मैंने डी। इसीलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ याद रखना। सॉरी 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 सॉरी, ये थर्ड है, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं याद रखना है, मैं थोड़ा डिफरेंट कर दे रहा हूं। ये देखो ऐसे, ये हो गया, ये आपका डी क्या है, डी है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये याद रखोगे। ये किसके लिए है, ये मिडिल टर्म के लिए, कॉमन टर्म के लिए। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपका सॉल्व इजीली हो जाएगा, मूड एंड फिगर। क्लियर है बात।
कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो बताना। कोई दिक्कत है सर? नहीं है। देखो ये 3 टॉपिक आज हमने क्लियर किया, स्क्वायर पोजिशन, इनफॉर्मल फैलेसीज और एक मूड एंड फिगर। देखो ये स्क्वायर पोजिशन और इनफॉर्मल फैलेसीज से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, नो डाउट, ठीक है। तो आपको इतना मतलब अभी मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा और तब समझाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल और पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात जी? तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।